हेलो फ्रेंड, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस काल में भी आप आसानी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज का शेड्यूल तो कुछ इस तरह से था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्लास जाने का वगैरह कुछ था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, कुछ मैनेजमेंट इशू के कारण एक बार आज की और कल की क्लासेस कुछ मतलब कम है। एक क्लास आज आएगी, एक क्लास CLT की जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग है इंग्लिश वाली, वो एक कल अपलोड, बस दो ही क्लासेस होंगी आज और कल में। फिर मंडे से अपना शेड्यूल, बिल्कुल नया शेड्यूल कुछ लागू किया, तो मंडे से बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपका सब कुछ आ जाएगा। ओके, कल आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा इंग्लिश की क्लास के साथ कि कैसे कुछ आपका रहेगा। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आए जिसपे सबने अपनी अपनी राय दे दी है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, सबने राय दे दी है। तो आप सोचोगे कि मैं इतना लेट क्यों लेके आया? तो मैं लेट इसलिए लेके आया ताकि उन सब की राय को पहले मैं सुन सकूं कि किसने कहाँ क्या गलत बताया, किसने कहाँ कितना फेक बताया, किसने कहाँ पे कितनी क्या ऑथेंटिकेशन रखी। उन सब का ऑथेंटिकेशन मैं दे के आऊँ। हालांकि उन सब से मुझे कम नॉलेज है, बट ऑथेंटिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ओके, तो करते हैं शुरू। आज वो टॉपिक लेते हैं अपन की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या है, और आपका जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इनके बारे में। कौन सी एग्जाम को कर दिया, कौन से किस सेक्टर को कर दिया, क्या कर दिया, हुआ क्या है। कुछ को यही नहीं, कुछ को तो पता भी नहीं है कि NRA CET चक्कर क्या है इनका। और हम ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल सरकार ने नया लागू किया है। कुछ भी नया लागू नहीं किया। जब बजट आया था ना, जब वित्तीय घोषणा और बजट हुई थी, उस टाइम निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया था इसके बारे में कि CET मतलब नई एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी, वो आपकी भर्तियों का काम करेगी। ठीक है, इसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया था, बजट पेश किया था तब। तो ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल नया कर दिया सरकार ने, नया कर दिया। और एक आपका जो जो आपका पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था ना, MHRD, उसका नाम आपका चेंज करके और क्या कर दिया, आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कौन सा मंत्रालय कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने क्या निकाली है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखिए मैं बताता हूँ, चलिए करते हैं शुरू। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है? ये तो है आपकी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहली बात तो इनके नाम याद होने चाहिए आपको। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, ये दो हैं आपकी। ये भला क्या है, चक्कर क्या है? कुछ चक्कर नहीं है। सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए की है आसानी। आसानी, आसानी मतलब बहुत जगह हमने सुना है कि सरकार ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाई। सरकार विरोधी तत्व तो है, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही सरकार पे आरोप लगाते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं। हम ना तो सरकार के साथ हैं, ना सरकार के खिलाफ हैं, हम केवल फैक्ट की बात करेंगे। तो देखिए NRA पहले क्या था, मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या था अब क्या है। ये आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात करता हूँ कि पहले क्या होता था और प्रेजेंट टाइम में सरकार ने क्या किया है। पहले होता था कि आपकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होती थी ना, मैं बात करता हूँ एक एक एग्जाम की। आपकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होती थी, बैंक की एग्जाम को लेने के लिए IBPS होता था। कौन होता था? IBPS बैंक की एग्जाम लेता था। बिल्कुल ठीक है। SSC आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती थी। बिल्कुल करवाती थी। और तीसरी आपकी रेलवेज एग्जाम्स कंडक्ट करवाती थी। बिल्कुल करवाती थी। अब इन तीनों को बंद नहीं किया। अगर किसी ने आपको ये बताया कि इन तीनों को बंद कर दिया, इन तीनों को कुछ भी नहीं लिखा, इन तीनों को बंद नहीं किया है। इनके ऊपर एक ऐसी एजेंसी ला दी गई है जो इन तीनों का मिक्सअप होगी। कैसे? तो फिर तीनों का मिक्सअप होगी, फिर इन तीनों का क्या मतलब रहा? बिल्कुल इनका मतलब रहा। कैसे? मैं बताऊंगा। तो शुरुआत में, केवल मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, किसी ने आपको बताया तो, शुरुआत में IBPS, SSC और रेलवेज, इन तीन को मिला करके इन तीनों के लिए एक ऐसी संस्था बना दी, एक ऐसी भर्ती एजेंसी बना दी, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बना दी, जो क्या काम करेगी। जो अब देखिए, बैंक में 2 पेपर होते थे, SSC में 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस, और आपके रेलवे में भी 2 पेपर होते थे। तो उन 2 पेपर की वजह, जो फर्स्ट पेपर है ना, वो सबका कॉमन रहेगा।
चक्कर क्या है, सबका कॉमन पेपर, मतलब बैंक वाला भी वही दे सकता है, एसएससी वाला वही, रेलवे वाला बिल्कुल वही, सबका एक पेपर रहेगा, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, सबका एक पेपर रहेगा। कैसे रहेगा, क्या रहेगा, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। चलते रहिए मेरे साथ, आगे आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ समझते रहिए। चलते आगे। ये रहा आपका राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है। इसमें पहले इसमें बैंक, एसएससी और रेलवेज को शामिल किया गया। किस किसको, बैंक को, एसएससी को और रेलवेज को, तीन को ही शामिल किया गया है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई ना। यानी किस किस को शामिल किया गया शुरुआत में, बैंक को, एसएससी को, रेलवेज को। और लागू कब से होगी, आपकी 2021 2021 से होगी, अप्रोक्सीमेट फरवरी के अप्रोक्सीमेट आपकी लागू हो जाएगी। यानी 2020 तक जिसकी जो एग्ज़ाम हो जाएंगी वो ठीक है, रेलवेज की, एसएससी की। तो 2021 से आपकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगी उनका पहला पेपर तीनों का ही सेम रहेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपका एसएससी हो। मतलब चक्कर बढ़ा दिया, तो बढ़ाया नहीं, आपको इक्वल लिया है सबके। इक्वल लिया मतलब जैसे पहले एसएससी ऐसे कहते बैंक में जीके नहीं आता था, अब बैंक में जीके आएगा, बैंक वालों को भी जीके पढ़ना पड़ेगा। रेलवेज में इंग्लिश नहीं आती थी, रेलवे वालों को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तीनों को बिल्कुल इक्वल लेवल में लिया है, बिल्कुल इक्वल। देखो एसएससी और रेलवेज तो पहले से ही सेम थे, एसएससी और रेलवेज तो पहले से सेम थे एग्जामिनेशन में, हो चाहे सिलेबस में सेम हो, उनका तो पहले से ना। बैंक का थोड़ा अलग था, तो बैंक वाले स्टूडेंट्स खास तौर से ध्यान दें कि उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ा दी गई, लेकिन एसएससी रेलवेज के लिए बढ़ा दिया कि उनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर देंगे उनको बैंक के बराबर आना पड़ेगा। यानी तीनों को लेवल बिल्कुल इक्वल कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया था आपको, आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखिए दूसरी बात है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, ये वो एग्जाम है जो एनआरए करवाएगा। कौन करवाएगा, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे सीईटी। ये केवल हम मोटा मोटे रूप से ऊपर से इसको समझ रहे हैं, अब इसमें डिटेल एनालिसिस अपन आगे चलेंगे, पूरा डिटेल में सेशन लेके आए हो अच्छे से, आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सेशन कहीं नहीं मिलेगा। अब क्या है कि सीईटी है, क्या सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय एनआरए। कौन कंडक्ट करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कौन करवाएगा, कंडक्ट कराएगा आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी उसको क्या करवाएगी, उसको कंडक्ट करवाएगी। बात समझ में आ गई। एक बात तो समझ में आ गई कि जो मतलब एनआरए वो है कि जो सीईटी करवाएगा। बिल्कुल परफेक्ट सही, बिल्कुल सही आपने फैक्ट आपको मिल गया कि सीईटी की एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कौन करवाएगा कौन, आपकी एनआरए करवाएगी। एक पॉइंट आपका क्लियर समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं। सीईटी है किसके लिए, प्रारंभ में, एट स्टार्टिंग में किसके लिए है, एसएससी, बैंक और रेलवेज के लिए है। स्टार्टिंग में किस के लिए है, आपके एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए है और रेलवेज के लिए है। तो मतलब बाद में और के लिए मिलेगा, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल हो सकता है सभी एग्जाम्स के लिए लग जाए। इसलिए तो कह रहा हूं कि सीईटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब क्या है, सभी एग्जाम्स के लग जाए और सबका एक एग्जाम कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी सबका प्री सेम कर देंगे, मेंस उनका अलग अलग डिफरेंट कर देंगे। अभी मैं समझाऊंगा प्री कैसे, मेन कैसे, कैसे इस एग्जाम के आधार पे आप कैसे कैसे। तो चलते हैं आगे। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, पहली बात तो ये साल में 2 बार एग्जाम होगा। अभी स्टार्टिंग में ये 6 महीने के होगा, पहला 6 महीने में हो गया, दूसरा 6 महीने के बाद हो गया। यानी जैसे मान लो जनवरी में एग्जामिनेशन हो गया सपोज करो, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में दोबारा हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी मतलब 6 महीने, यानी एक साल में 2 पेपर होंगे इसके। और एक पेपर में मान लो आपके जितने नंबर आ गए, उन नंबर को आपकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। कितने साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी उन नंबर की आपकी 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। कैसे, मैं बताता हूं। ऐसे रहेगी कि जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 में से सपोज करो आपके 80 नंबर आ गए, है ना, 80 नंबर आ गए। ये 80 नंबर आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। कि मान लो आपने जनवरी में, पहला एग्जाम आपका जनवरी में, आपने जनवरी में दिया, उसमें आपके 80 नंबर आ गए, बिल्कुल ठीक है। आपको लगा कि मेरे कम नंबर है, आपने अगले मतलब 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ ना, उसमें आपने दिया, उसमें सपोज करो आपके मान लो 90 नंबर आ गए, तो आप जो चाहो वो वैलिड, या आपका वैलिड होगा। जो हाईएस्ट मार्क होंगे ना वो आपके वैलिड होंगे।
मान लो फिर अगले साल आपने दोबारा और नंबर बढ़ाने के लिए दिया, आपके मान लो 60 नंबर आ गए, तो आपका ये वैलिड नहीं होगा, आपका ये वैलिड रहेगा। जो सर्वाधिक, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स वाला रहेगा ना, वो आपका वैलिड रहेगा। कैसे रहेगा कि कोई आपसे कहेगा कि सीईटी का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप 60 में, 80 में और 90 में से तीनों में से कौन सा दिखाओगे? बताओ कौन सा दिखाओगे? 60 वाला दिखाओगे या 80 वाला दिखाओगे या 90 वाला दिखाओगे? बिल्कुल कोई कहेगा कि मेरे को 90 वाला दिखाऊं, क्योंकि 90 वाला ही दिखाओगे ना, तो 90 वाले की वैलिडिटी देखी जाएगी। 90 वाले को एग्जाम दिए, सर्टिफिकेट मिला आपको, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो मतलब आपका 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। 3 साल तक इस 90 वाले के आधार पर आपको जॉब मिलती रहेगी। एक बात और समझ में आ गई कि मतलब एक तो कि एनआरए सीईटी को करवाएगा और इसकी वैलिडिटी 3 साल तक, और 1 साल में ये एग्जाम 2 बार होगी। ठीक है, कब से लागू होगा? 2021 से लागू। कब से? 2021 से। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन कब होगा? एग्जामिनेशन का मोड होगा ऑनलाइन मोड होगा। एग्जामिनेशन का मोड कैसा होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ये आपका क्वेश्चन आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 ये आपके ऑप्शन आ गए, आप में ओएमआर में आपको मतलब कंप्यूटर की जो ओएमआर शीट होती है ना, उसमें आपको आंसर फिलअप करने होते हैं। ठीक है, और शुरुआत में ये एग्जाम 12 भाषाओं में करवाया जाएगा। कितने भाषाओं में? शुरुआत में ये एग्जाम आपका 12 भाषाओं में करवाया जाएगा, और अगर हो सकता है इसमें और चेंजेस करके इसको पूरी की पूरी 22 भाषाओं में करवाया जाए, क्योंकि संविधान की अपने कितनी भाषाएं संविधान में, अनुच्छेद में 14 में 22 भाषाएं ना, तो सॉरी 14 भाग में 22 भाषाएं ना, तो 22 भाषाओं में एग्जाम आपकी कंडक्ट करवाई जा सके। ओके, शुरुआत में 14 थी ना, और वर्तमान में कितने? 22 है, तो आपकी अभी 12 भाषाओं में एग्जाम होगी, बाद में कितनी भाषाओं में हो जाएगी? बाद में आपकी 22 भाषाओं में एग्जामिनेशन करवाई जाएगी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। लेवल कैसा रहेगा आपका? लेवल 3 स्तर का रहेगा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। ओके चक्कर, बिल्कुल चक्कर, ये भी चक्कर। कैसे? आपकी एग्जाम 10th बेस्ड रहेगी, मैट्रिकुलेट लेवल रहेगी, हायर सेकेंडरी रहेगी, और आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी। यानी 10th बेस पे आपका पेपर अलग होगा, अलग सीईटी दे सकते हो, 12th बेस पर आप सीईटी अलग दे सकते हो, और ग्रेजुएशन लेवल की आप सीईटी अलग दे सकते हो। मतलब क्या है कि 10वीं से ही बच्चा अपना फ्यूचर डिसाइड करता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीईटी के बेनिफिट क्या है, मतलब क्यों लाए सीईटी? पहले एग्जाम हो रही थी ना, जरूरत कहाँ थी, नौकरी पहले मिली थी, सीईटी क्यों है? एक तो आपको सेंटर की चॉइस मिलेगी आपको। पहले क्या होता था कि मान लो एग्जाम हो आपकी जब भी हुई, एग्जाम आपकी जब भी होती है, सपोज करो महिला कैंडिडेट है, कोई जयपुर की महिला है, उसका सेंटर आ गया मान लो गंगानगर, कितना दूर है वहाँ रहना, उसके लिए इसके साथ उसको जाना पड़ेगा किसी न किसी को, तो यहाँ से रहने खाने की व्यवस्था दूर जाना पड़ता था वो। अब उनको लिए सेंटर चूज करने के, यानी प्रत्येक होम डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर अवश्य उपलब्ध करवाया जाएगा, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सेंटर, एक से ज़्यादा भी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन एक तो कम से कम उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट में आराम से एग्जामिनेशन दे सके और बिना धोखाधड़ी के दे सके। ये बात। फिर प्री एग्जाम से आपको फ्री कर दिया जाएगा कि आपकी प्री कुछ नहीं हुई, क्योंकि प्री के रूप में सीईटी करवा लेना, आपकी सीईटी करवा ली, सीईटी के बाद आपको अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा कि कौन सेक्शन में आप जाना चाहो उसमें जा सकते हो। एक टाइम में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जैसे आप मान लो किसी ने बैंक और एसएससी और रेलवे तीनों की फॉर्म भराया, सपोज को 1000-1200 बैंक के लगे, 1000-1200 एसएससी के लगे और 1000-1200 उसके लगे, तीनों के 3000 रुपये लगे। इसमें एक बार में ये काम आसान हो जाएगा आपका। सीईटी में केवल एक टाइम में रजिस्ट्रेशन कराओ, आपकी फीस भी बच्चों की कम लगेगी, बच्चों पे बर्डन कम पड़ेगा। वरना देखो एसएससी साल में 2 या 3 एग्जाम्स निकालती थी, हर एक एग्जाम के अलग अलग फॉर्म निकालने में अलग इतने करने पड़ते थे। अब केवल एक प्री के लिए सिर्फ एक टेस्ट आपको सीईटी देना पड़ता है, उसके आधार पर आप मेंस में डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, और फ्री फ्रॉम लॉन्ग ट्रैवलिंग, और लॉन्ग ट्रैवलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सेंटर आपके पास आ जाएगा तो आपको दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग भी क्या रहेगी, बिल्कुल उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। ये बात आपको समझ में आ गई सीईटी के बेनिफिट। अभी शुरुआत है सीईटी की, अभी डिटेल और इसकी बहुत डिटेल बाकी पड़ी है। आगे चलते हैं। ये रही आपकी आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड एज एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस। इसकी मतलब रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बता दी
कि कौन कौन कैंडिडेट है, कौन कौन कैसे है, कौन कौन कैसे दे सकता है। ओके, उसके बारे में आपको डिटेल एक बार इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इसको। पढ़ लिया, आगे चलते हैं। यानी मैं बताता हूँ बात क्या है। एक बार इसको 1 मिनट आप दोबारा देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, शायद दिख नहीं रहा, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा। अब एक बार आप लोग देखिए, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको फटाफट कि करंटली क्या है, कैंडिडेट के लिए कौन सा है, कैसा क्या किया गया है, जल्दी कीजिए फटाफट। पढ़ लिया। यानी करंट में आपका क्या किया गया है, कैसे किसके लिए किया है, कैंडिडेट के लिए क्या किया गया है। एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स, यानी कौन कौन से, देखो करंटली ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ, आपने आपने पढ़ा उसमें और मेरे समझाने में क्या फ़र्क है, ध्यान देखना। करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर्स फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसी। यानी अब देखो गवर्नमेंट जो जॉब के जो है ना, गवर्नमेंट जॉब चाहने वाले वो क्या करते हैं कि अलग अलग तो इसकी एजेंसियाँ हैं भर्ती करवाने, कभी कौन सी करवाती है, कभी कौन सी करवाती है, उनसे परेशान, फिर उनका अलग अलग मतलब अलग अलग मल्टीपल उनकी चॉइस होती है, उनसे परेशान, तो स्टूडेंट्स परेशान। इसका इलाज इसलिए कर दिया गया कि बोले एक ही भर्ती एजेंसी होगी। कैंडिडेट्स पे रिपीटेटिव फीस, यानी बार बार फीस देते थे। ट्रैवल ग्रेड्स, यानी मतलब उनको जो दूरियां, मतलब उनको जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है उसकी, जो उसमें भी बहुत सारा आता था, और सेंटर के लिए आता था, और सेवरल टाइम्स, और एक साल में बार बार एग्जाम देनी पड़ती है। मान लो एसएससी ने करवाई, एसएससी के साल में 4-5 एग्जाम्स आती हैं, 4-5 एग्जामिनेशन के जाओ, सोचो 4-5 एग्जामिनेशन के फॉर्म फीस अलग से भरो, 4-5 एग्जामिनेशन के लिए ट्रैवलिंग अलग से भरो। वो बात रेलवेज ने करवाई, रेलवेज का अलग करो, बैंकिंग ने करवाई, बैंकिंग ने अलग अलग करो। और आजकल का युवा ऐसा है कि हर एक एग्जाम में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसको ये नहीं पता मेरा इंटरेस्ट किस में, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इससे आपको मुक्ति मिल गई। तीसरा, एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स विद अ कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट बोल दो या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल दो, फॉर द टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। यानी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी जो मल्टीपल चॉइस वाली होंगी, उनमें आप केवल और केवल आपको एक एग्जामिनेशन, एक सीईटी दे करके आप उन तीनों फील्ड में जा सकते हो। एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स का बर्डन हटाएगा। जैसे मान लो पहले ये था कि रेलवेज का सिलेबस अलग है, उसका पढ़ूं, एसएससी का पढ़ूं या फिर बैंकिंग का पढ़ूं, उस बर्डन को हटा देगा। ओके, ऑल्सो ऑन रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जो आपकी जो बैंकिंग एजेंसी है ना, उनसे भी बर्डन हटा देगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन होता था, वो बर्डन भी वहाँ से हटा देगा। समझ में आया? यानी यदि किसी ने आपको ये बताया ना कि एनआरए बहुत गलत बात है, बहुत ऐसा है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूँ ये बात, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मतलब क्या है इसका, एनआरए का कैसे है। जैसे सपोज करो, अब आप लोग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे तो मान लो कि मतलब एक एक होशियार बच्चा आ गया, इसके मान लो 100 में से 99 नंबर आ गया, आपने 100 नंबर मार्किंग लिया था ना, 100 में से 99 या 90 प्लस आ गए, वो तो एसएससी में भी जाएगा, बैंक में भी जाएगा, रेलवे में जाएगा। बिल्कुल ही आपकी बात सही है, बट पहली बात तो इंसान का इंटरेस्ट होता है कि वो एसएससी लेगा, रेलवेज लेगा, बैंकिंग लेगा। अगर बाय द वे इंटरेस्ट भी नहीं होता ना, तो ये आपको देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपका मान लो जो आपकी जो एजेंसीज है ना, उनका सेंटर है, और ये आपका सीईटी लिया हुआ एक कैंडिडेट है यहाँ पे, जिसके पास सीईटी में डिग्री है, इसके पास सीईटी की, और इसके सपोज करो 90 नंबर है, या फिर जितने भी नंबर है ना, पर 90 क्यों नहीं, जितने भी मान लो इसके नंबर है, जितने भी नंबर है इसके, सपोज करो ये आपका सीईटी का एग्जामिनेशन दिया स्टूडेंट है। यहाँ पर जब ये अंदर जाएगा ना, तो यहाँ पर एक बैंकिंग का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आपको बैंक वाले मिलेंगे, यहाँ पर आपको एसएससी वाले मिलेंगे, हमारे पास आइए, और यहाँ पे आपको रेलवेज वाले मिलेंगे।
रेस बैंक वाले इधर आओ भाई साहब हमारे पास आ जाओ, हम आपको दो खरीदेंगे। वैसे सब्जी मंडी जाते ना, क्या आओ भाई साहब हमारे पास आओ, एसएससी वाले कहेंगे हमारे पास आओ और रेलवे वाले कहेंगे हमारे पास आओ। अब इन्होंने अलग अलग अपना क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि इतने से इतने नंबर वाले मेरे पास आ जाओ, इतने से इतने नंबर वाले मेरे पास और इतने से इतने नंबर वाले मेरे पास आ जाओ। अब इस कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कहाँ जाएगा, वो इस लाइन में लगेगा या इस लाइन में लगेगा या इस लाइन में लगेगा। तो बोलो, सेपरेशन हो गया ना, अलग अलग हो गया ना सब कुछ, आसानी होगी आपको लेने के लिए। बैंक अपना अलग, केवल एक एग्जाम से बैंक अपना अलग चूज कर सकता है, एसएससी अपना अलग चूज कर सकता है, रेलवे अपना अलग चूज कर सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए सीईटी के बारे में आप पढ़िए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। हाँ जी, ये लीजिए। सीईटी गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर्स, यानी जॉब चाहने वालों को ज़्यादा चॉइस देगी। कैसे, ध्यान से देखो मैं तो, सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्ट 3 लेवल्स, 3 लेवल पे करवाई जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल पे अलग करवाई जाएगी, हाई सेकेंडरी लेवल पे अलग करवाई जाएगी और मैट्रिकुलेट लेवल पे अलग करवाई जाएगी। यानी 10वीं भाई मैट्रिकुलेट लेवल पे 10वीं के लिए अलग करवाई जाएगी, 12वीं के लिए हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अलग होगी सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगी। यानी सबके लिए अलग अलग सीईटी आपकी होगी। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, अब यहाँ पे लोचा खा जाएंगे बहुत सारे कि नॉन टेक्निकल का मतलब क्या है, टेक्निकल का मतलब क्या है। मैं अभी बताऊंगा नॉन टेक्निकल कौन सी होती है, टेक्निकल कौन सी होती है। जैसे नॉन टेक्निकल पोस्ट सीईटी सेल रिप्लेस द टायर फर्स्ट एग्जाम हेल्ड एसएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस। ये 3 है। इन तीनों के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होंगी ये, केवल और केवल एग्जाम किसके लिए होंगी, नॉन टेक्निकल, यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए होंगी। मैं बताऊंगा अभी टेक्निकल कौन सी, नॉन टेक्निकल। सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी ख और गै बोल दो, चाहे ग्रुप बी बोल दो, चाहे ग्रुप बी सी बोल दो। पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। कैसे, देखिए चलिए मैं समझाता हूँ। पहले तो बात करें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का चक्कर क्या है। ये आपकी टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल बताता हूँ पहले मैं। टेक्निकल कौन सी होती है, जैसे मान लो आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है, यानी जितनी भी पोस्ट होती है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाली जितनी भी पोस्ट होती है वो आपकी टेक्निकल पोस्ट होती है, सॉरी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट कौन सी होती है। टेक्निकल जैसे आपकी नर्सिंग है, उस पर कुछ नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट है वो, जैसे ये ना, ये जो नर्सिंग वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब की इनको बोलते हैं टेक्निकल पोस्ट। ये टेक्निकल पोस्ट होती है और इनके लिए सीईटी का कोई मायना नहीं देगा, इनके लिए सीईटी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो पोस्ट है ना, जो मतलब नॉन टेक्निकल वाली ग्रुप बी, कौन से, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होगी ना, उन सब के लिए क्या होगी, टेक्निकल पोस्ट होगी। ओके, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। हाँ जी, देखिए स्टैंडर्ड करिकुलम, यानी मतलब आपका पाठ्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा इसको, करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज टू बी कंडक्ट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। यानी कि एक तो इसका जो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम इसका पाठ्यक्रम है, वो सिलेबस इसका क्या है वो उनको डिसाइड करना। और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी इसका जो डिफिकल्टी का लेवल है वो किसके लिए, डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। कितनी भाषाओं में, 12 भाषाओं में लागू है ना, तो इसके लिए अलग किया जाएगा कि मतलब डिफरेंट इसका मोड होगा। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, सीईटी के स्कोर के आधार पे, किसके आधार पे, सीईटी के स्कोर पे आधार। मैं ये पहले चलता कि इसके नीचे चल पाई। हाँ जी, सीईटी के स्कोर के आधार पे फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन। यानी वही बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीईटी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन तो किसके आधार पे होगा, जो एग्जाम 2 और एग्जाम 3 होंगे उनके आधार पे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट केवल प्री के आधार पे क्या कर दी आपकी, सीईटी कर दी गई। प्री में क्या कर देगी आपकी, केवल प्री में आपकी सीईटी कर दी गई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे
3 साल के लिए मैं आपको बता सकूँ कि 3 साल तक अपना स्कोर रिड्यूस कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्टूडेंट 3 साल में चाहो जितने मतलब एग्जाम दे सकता है, और एग्जाम उस जो सर्टिफिकेट आएगा, आपको एक मार्कशीट मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल की है। टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर अटेम्प्ट्स, यानी कोई भी जो कितनी बार अटेम्प्ट करना है एग्जाम का, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करा। आप 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, लाख बार, कितनी बार भी दो, बट एज आपकी डिसाइड करेगी, एज आपकी निर्धारित होगी। यूँ तो मतलब जब जन्म से लगे और 100 तक देता रहे तो क्या होगी, नंबर मतलब अटेम्प्ट पे आपके रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि कितनी कितनी बार भी अटेम्प्ट करो, लेकिन आपकी एग्जाम्स की जो एज है ना, एज आपकी बिल्कुल डिसाइड होगी, और एज में भी रिलैक्सेशन होगा। SC ST OBC जो जनरल के लिए जो भी रिलैक्सेशन आता है, EWS के लिए, जो दिव्यांगों के लिए है, जो कोटा उनको मिलता है वो कोटा एज में इसमें भी मिलेगा। बता दें SC ST OBC जो PWD सब है इनके लिए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे ये बात आपको समझा दी मैंने। अगली, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। ये देखिए, रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले बहुत टाइम लगता था कि पहले प्री होगा, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, फिर मेंस होगा। अब आपकी प्री तो सबका होया हुआ रहेगा, मेंस और एडवांस करानी है, मतलब मेंस करवानी है और आपका सिलेक्शन देना है, बस बात खत्म। तो टाइम कम हो गया। जो आपके जो माइटिगेट्स है ना, माइटिगेट्स हेडशिप्स फॉर कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स टू सेलेक्ट एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी, यानी एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप उसके द्वारा एक ही टेस्ट से आप बहुत सारी एग्जाम्स में, यानी बहुत सारी एग्जाम में आप हो सकते हो। CET टू बी कंडक्टेड एट द ओवर 1000 सेंटर्स, यानी 1000 सेंटर्स पे करवाई जाएगी। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे केवल और कम से कम एक एग्जाम सेंटर तो होगा ही होगा, इंक्लूडिंग द ऑल 117 एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट, यानी जो पूरे 117 जो मतलब जो तहसील स्तर वाले जिले हैं ना, उन सब पे बनेगी आपकी, मतलब कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर तो होगा ही होगा। बात समझ आ गई? यानी वर्तमान में कितने 117 जिले लिए गए, 117 जिलों में आपको सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। बेटर एसेस टू रूरल अंडरप्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वीमेन, यानी रूरल लोग जो जितने भी अंडर प्रिविलाइज्ड, यानी जो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में है वाले लोग, वो वाले, और वीमेंस यानी जो महिलाएं हैं उन वाले महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं की जो जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, जो रूरल लोगों से, जो मतलब क्षेत्रीय लोगों से थे, और जो अंडर प्रिविलाइज्ड लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, उन सब के लिए भी क्या होगी, आपकी आसानी हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचना उनके लिए ज़्यादा आसान, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, लेकिन वैसे लंबे लंबे दूर पे पहुंचना बहुत मतलब परेशान रहती है उनको। ओके, आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, NRA पुट्स द जॉब सीकर्स फर्स्ट, यानी जॉब सीकर्स को ही पहले प्रायोरिटी देगा। किसको देगा? जॉब सीकर्स को ही पहले प्रायोरिटी देगा। कैसे? कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट चूज सेंटर हो दे, मतलब अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का सेंटर चूज कर सकते हैं। वो कहेगा कि मेरे को जयपुर में सेंटर चाहिए, जयपुर में मिलेगा उसको। यदि कहेगा सीकर में चाहिए तो सीकर में मिलेगा, कहेगा अजमेर में चाहिए तो अजमेर में मिलेगा, कहेगा बीकानेर में चाहिए तो बीकानेर में मिलेगा। जहां सेंटर चाहेगा वहां उसको सेंटर मिलेगा। टू फैसिलिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फैसिलिटीज मिलेंगी, पूरी फैसिलिटीज। CET स्कोर्स कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट, सबके साथ शेयर किया जा सकता है। पढ़िए, 1 मिनट में अभी आते हैं हम। यानी जो आपके CET का जो स्कोर है ना, CET का जो स्कोर है वो क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप शेयर कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी आप शेयर कर सकते हो, किसी भी से आप शेयर कर सकते हो। यानी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो करवाएगी उसके अलावा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो भी CET के बेसिस पे आपको करवा सकती है एग्जाम। किसके बेसिस पे? CET के बेसिस पे। कैसे?
कि मान लो अभी एमपी ने काम कर दिया कि बाहर वाले युवाओं को मतलब नौकरी देने से मना कर दिया। अगर सीईटी लागू हो गया, सरकार ने लागू कर दिया उस सेंटर में, तो उसको बाहर वाले युवाओं को रोकने को कोई भी नहीं रोक सकता उसके। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि सीईटी सबके लिए मान्य है। ओके, फिर यूटीएस जो पीएसयू है, प्राइवेट सेक्टर में भी सीईटी के आधार पे, मान लो मैंने सीईटी दी, एक कैंडिडेट में मान लो 70 नंबर आए हुए, दूसरा कैंडिडेट है मान लो उसके 80 नंबर आए हुए, तो प्राइवेट सेक्टर वाला चॉइस करेगा इसको दूं या इसको दूं। वो भी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी इसी सीईटी के बेसिस पे मिलेगी। मतलब सिंपल सा क्या है, आपको सीईटी देना ही है, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। नेक्स्ट है would also help such organization in saving cost, time spent और रिक्रूटमेंट। यानी जितना मतलब जो भी आपकी जो कॉस्ट होती है, आपकी जितना भी खर्च होता है और जो आपका टाइम लगता है और जो आपको जो मतलब रिक्रूटमेंट के लिए जो जितना लगता है, उन सब में भी आपको क्या मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको जो लगातार जो टाइम लगता रहा था वो नहीं लगेगा, जो आपकी जो कॉस्ट होती है मतलब खर्चा होता था वो कम लगेगा, और आपकी जो रिक्रूटमेंट मतलब इन पे सब पे जो आपका वेस्ट जाता सब कुछ ना, वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एनआरए टू हेल्प सेटलमेंट, जो आपके स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कैसे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ पाओ। यानी इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस ईयर, यानी शुरुआत में एनआरए सीईटी को केवल 2 बार करवाएगा इस वर्ष में 2 बार करवाएगा। बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो बाद में डिपेंड करता है सरकार पे कि इसको बढ़ाएगी घटाएगी। ओके, तो शुरुआत में एनआरए या जो सीईटी को है ना कितनी बार करवाएगा, साल में 2 बार करवाएगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन जनरेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड्स, वो तो जो प्रोसेस होती है ना, वो सब अपने आप ऑनलाइन सारी प्रोसेस होगी। जो पहले प्रोसेस होती थी वो सेम की सेम प्रोसेस होगी। बल्क द कैंडिडेट्स विल स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीईटी, सब कुछ आपको होगा। मीडियम ऑफ राइटिंग, मीडियम ऑफ आपको मतलब मिलेगा सब कुछ, क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5%, टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट मतलब जो रिड्यूस होंगे उनमें से 5% स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। 5% कैसे, कि जो बैंकिंग वाले एसएससी वाले वो सब उनमें से कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर देखो सीईटी the proposal to set up NRA the candidate CET was part of announcements made by the finance ministry Nirmala Sitharaman in higher budget speed to February 1st to 2020। यानी जो आपका जो मतलब ये सोचते हैं ना कि हम नया है सीईटी, नया कुछ नहीं है। जो आपका जो सीईटी है ना आयोजित करने के लिए एनआरए स्थापित करने के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट के भाषण में घोषणाओं में इसको हिस्सा दे दिया था कि इसका एनआरए स्थापित हो गए। 1 फरवरी 2020 को इसको निर्धारित कर दिया था, तो नया कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनआरए, यानी एनआरए के अनुसार सभी गैर राजपत्रित, वो तो आपको बता दिया, ग्रुप बी यानी मतलब जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पदों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी को उत्तीर्ण करने वाला उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा किसी भी भर्ती एजेंसी का आवेदन कर सकता है। ठीक है, स्कोर 3 साल के लिए मानना होगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता और आधार पर नौकरी आवेदन कर सकता है नौकरी के लिए। और नेक्स्ट है कि एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराएगी और अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। यानी बाद में इसमें भाषाएं और भी शामिल करवाई सकती हैं, जितनी 22 की 22 भाषाएं सब में एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी। ओके, ये है आपका सीईटी पूरा। अब समझ में आया सीईटी क्या है। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी भर्तियां है ना, जो ये कहते हैं कि मतलब भर्तियां ऐसे वैसे फलाना निमगाना, कुछ नहीं है, सब प्रोसेस इजी की है। आपका देखो सबसे बड़ी आपकी जो बार बार आप पे फीस का जो बर्डन पड़ता था वो कम हो गया। आपका जो टाइम लगता था बहुत ज़्यादा वो कम हो गया। आपकी जो ट्रैवलिंग में जो खर्चा आता था ना वो कम हो गया। और आपका जो प्री एग्ज़ाम है ना, प्री एग्ज़ाम की सब मतलब हर एक का अलग अलग देना पड़ता था, अब सबका एक ही प्री हो गया। और आपको जो प्राइवेट जॉब होती है ना, प्राइवेट जॉब में भी आपको इसके आधार पर प्रायोरिटी दी जाएगी। 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, एक बार एग्जाम दो 3 साल तक मुक्ति पाओ, वो वाली बात है। ठीक है, और 10th पर अलग बेस्ड होगी, 12th पर अलग बेस्ड होगी, ग्रेजुएशन पर अलग बेस्ड होगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव मोड होगा, 1000 इसके सेंटर रहेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे सेंटर रहेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे। प्रेजेंट टाइम में 117 डिस्ट्रिक्ट पे तो कंटिन्यू सेंटर रहेगा, 1000 सेंटर तक रहेंगे इसमें।
नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आराम से रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस, इसकी जो इसकी मिनिस्ट्री है ना, इसका जो मतलब विभाग है, उसमें शामिल कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री उसमें शामिल है, जो आपकी एसएससी मिनिस्ट्री है, जो आपका आईबीपीएस है वो, और उसके अलावा आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय भी उसमें शामिल है, क्योंकि देखो वित्त मंत्रालय से बजट देगा उनको वो। पर ईयर एग्जाम 2 बार होगा 1 साल में, और एग्जाम टाइम, सेंटर, सब कुछ बिल्कुल बहुत ही आसान कर देगा। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपकी सीईटी थी कि सीईटी है क्या। अब यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर हम दूसरा वीडियो लेके आ जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कल आपके लिए एक इंग्लिश की क्लास रहेगी, वो भी देखते टाइम उसका डिसाइड कर देंगे, आपको पहले बता दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको ही। तो कल इंग्लिश की एक CLT की क्लास रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, लगभग 1.5 या 2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें पूरी CLT कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड भी दुनिया का अवश्य ज्वाइन कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कल की CLT क्लास ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।